आज पुतिन ने मॉस्को में सालाना ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक बात साफ कर दी कि ना वो झुकेंगे और ना ही रुकेंगे, ना ज़ेलेंस्की को छोड़ेंगे और ना यूरोप को बख्शेंगे। पुतिन ने यूरोप को क्लियर कट ये समझा दिया कि अगर यूक्रेन को मदद की तो युद्ध रुकने वाला नहीं है। रूस किसी भी प्रतिबंध से डरने वाला नहीं है। और पुतिन ने ज़ेलेंस्की को भी साफ संदेश दे दिया है, यूरोप के चक्कर में मत फंसो। शांति हम चाहते हैं, लेकिन अगर बात युद्ध की होगी तो बेट में मिसाइल भी चलेंगी, जिसकी पुतिन ने तैयारी भी कर ली है। पुतिन ने यूरोप और ज़ेलेंस्की को घेरने के लिए डबल डिस्ट्रॉयर प्लान ऑन कर दिया है। पुतिन क्या करने जा रहे हैं, इस रिपोर्ट में समझिए। पुतिन ने 8 परमाणु आइस ब्रेकर को समंदर में उतार दिया। पुतिन ने बेलारूस में परमाणु मिसाइल को लोड कर दिया। पुतिन ने डबल डिस्ट्रॉयर प्लान ऑन कर दिया। पुतिन ने अब कसम खा ली है, आर होगा या पार। अब डायरेक्ट प्रहार होगा, फाइनल संग्राम होगा। ज़ेलेंस्की को तो तोड़ेंगे, यूरोप को भी नहीं छोड़ेंगे। यूक्रेन वॉर में एटमी मिसाइल चलाने में अब पुतिन नहीं हिचकेंगे। और यूक्रेन को खाद पानी देने वाले यूरोप का हुक्का पानी अब बंद कर देंगे। क्योंकि अब की बार पुतिन ने यूरोप की सबसे कमजोर नस दबा दी है। रूस की इकोनॉमी को बर्बाद करने वाले यूरोप के मंसूबे को तोड़ दिया है। न्यूक्लियर आइस ब्रेकर को पुतिन ने लॉन्च कर यूरोप की बिजनेस सप्लाई चेन पर कंट्रोल करने जा रहे हैं। इसके लिए रूस ने अपने सभी 8 परमाणु आइस ब्रेकर एक साथ पानी में उतार दिया है। रूस ने ऐसा पहली बार किया है जब पुतिन ने अपने 8 न्यूक्लियर आइस ब्रेकर एक साथ डिप्लॉय किया है। इस डिसीजन के साथ पुतिन ने यूरोप को सीधा मैसेज दे दिया है, अगर रूस की इकोनॉमी को रोकने या तबाह करने की अगर सोचेगा तो रूस ऐसे हर मंसूबे को खत्म कर देगा। रूस ने अपने सभी 8 परमाणु आइस ब्रेकर ओब खाड़ी येनिसेई खाड़ी की शिपिंग लेन में उतार दिया है, जिससे अब सर्दियों में भी खुले रहेंगे आर्कटिक गेट, यामल एलएनजी और साइबेरिया के इंटीरियर इलाकों के एक्सपोर्ट टर्मिनलों तक साल भर रास्ता खुला रहेगा। पुतिन ने अपने इस एक्शन से पूरी दुनिया, खासकर यूरोप को यह संदेश दे दिया है कि हमारी सप्लाई चेन रोकने की भूल मत करना। अब हमने अपने न्यूक्लियर आइस ब्रेकर से बर्फीले दुरूह सप्लाई चेन पर कंट्रोल कर लिया है। ऐसे में अब पश्चिमी देशों के प्रतिबंध का कोई मतलब नहीं है। यूरोप ने रूस के न्यूक्लियर आइस ब्रेकर प्रोग्राम पर प्रतिबंध लगाकर सोचा था रूस के न्यूक्लियर आइस ब्रेकर बनना बंद हो जाएंगे, जिससे उसका एक्सपोर्ट रुक जाएगा। लेकिन रूस ने न्यूक्लियर आइस ब्रेकर बनाना बंद नहीं किया, उल्टे प्रतिबंधों को दरकिनार कर न्यूक्लियर आइस ब्रेकर को ओब खाड़ी येनिसेई खाड़ी की शिपिंग लेन में उतार दिया। दरअसल रूस पर प्रतिबंध लगाकर पश्चिमी देश रूस के न्यूक्लियर आइस ब्रेकर फ्लीट से निर्माण कार्य को धीमा करना चाहते थे, लेकिन रूस ने इसके पलट जवाब पश्चिमी देशों को दिया है। सर्दियों में बंद रहने वाले एक्सपोर्ट लाइन को न्यूक्लियर आइस ब्रेकर से खोल दिया है। अब आर्कटिक के रास्ते एक समानांतर एक्सपोर्ट लेन रूस ने तैयार कर दी है। इस रास्ते में कोई यूरोपीय बंदरगाह नहीं, कोई पश्चिमी क्लियरिंग हाउस नहीं। अब परमाणु ऊर्जा से चलने वाले जहाज बर्फ तोड़कर रूस के एलएनजी और अन्य संसाधनों को, सामानों को चीन, हंगरी और स्लोवाकिया जैसे देशों तक पहुंचा पाएगा, जिस पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। आपको बता दें, रूस की 210 अरब डॉलर की संपत्ति फ्रीज कर दी है, जिसमें उसके तेल, खनिज की सप्लाई शामिल है। इस बीच यूरोपियन संघ ने कह दिया है कि रूस कुछ भी कर ले, यूक्रेन को मदद नहीं रोकेंगे, और जब तक रूस झुकता नहीं तब तक रूस को सहूलियत नहीं मिलेगी।
हमने वादा किया था और उसे पूरा किया। अक्टूबर में हमने यह फैसला किया था कि यूरोपीय संघ 2026 और 2027 के लिए यूक्रेन की तत्काल वित्तीय जरूरतों को पूरा करेगा। पिछले हफ्ते हमने फैसला किया कि रूस को उसकी संपत्ति तब तक वापस नहीं मिलेगी जब तक मॉस्को अपना आक्रमण समाप्त नहीं कर देता। और आज हमने अगले 2 वर्षों के लिए यूक्रेन को 90 अरब यूरो प्रदान करने के निर्णय को मंजूरी दे दी है। लेकिन पुतिन ने साफ साफ मैसेज दे दिया है कि अब यूरोप की दादागिरी नहीं चलेगी। अब जो रूस चाहेगा वो करेगा और इसीलिए रूस ने 8 न्यूक्लियर आइस ब्रेकर समंदर में उतार दिया है। और पुतिन ने आज सीधे सीधे यूरोप को समझा दिया है रूस के पैसे को ज्यादा दिन तक रोक नहीं पाएंगे। यूरोप यूक्रेन की मदद करके डकैती कर रहा है। And the main thing is, no matter what they अगर यूरोप रूस की संपत्ति चुराता है तो उसे देर सवेर वापस करना ही पड़ेगा। रूस अपने हितों की रक्षा के लिए अदालत का रुख करेगा। utmost to find a jurisdiction that will be independent from the political context. Using our यूक्रेन को कर्ज देना भले ही ये रूसी संपत्तियों से सुरक्षित हो, इसके गंभीर परिणाम होंगे। अगर कोई कर्ज देता है तो इसे कर्ज देने वाले देश के बजट में दिखाना होगा। foreign assets, it must be reflected in the budget of a country that does it. वे इस लूट को अंजाम देने में विफल क्यों रहे? क्योंकि लुटेरों के लिए इसके परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। Well, stealing is अगर यह छिपाकर किया जाता तब यह चोरी होती। खुले तौर पर ऐसा करना डकैती है। and they are doing it openly. This is a robbery. हालांकि रूस की संपत्ति को लेकर यूरोप भी बटा हुआ है। बेल्जियम ने जब्त की गई रूसी संपत्ति को बेचकर यूक्रेन की सैन्य और आर्थिक मदद करने की यूरोपीय यूनियन ईयू के फॉर्मूले को मानने से मना कर दिया है। बेल्जियम ने कहा है कि यह फॉर्मूला उसके लिए खतरनाक है। यूरोप में रूस की सबसे ज्यादा 226 अरब डॉलर की संपत्ति बेल्जियम में है। इसी के चलते यूरोपीय देश उस पर जब्त रूसी संपत्ति को बेचने का दबाव डाल रहे हैं। यूक्रेन युद्ध के चलते अमेरिका और यूरोपीय देशों ने 2022 में रूस और उसके नागरिकों की संपत्तियों को जब्त किया था। यूक्रेन को सैन्य और सामान्य खर्चों के लिए 2026 और 2027 में करीब 150 अरब डॉलर की जरूरत होगी। उसका यूरोपीय यूनियन ने भरोसा दिया है, जिसकी एक किश्त 90 अरब यूरो की मदद की मंजूरी ईयू ने आज दे दी है। इसी को लेकर पुतिन आज यूरोप पर भड़के हुए थे। यूरोप यूक्रेन युद्ध को खत्म नहीं करना चाहता और पुतिन भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। पुतिन ने एक्सपोर्ट की सप्लाई चेन खोलकर तो मैसेज दे दिया है, साथ ही यह भी कह दिया है कि रूस की इकोनॉमी को रोकने की हर बाधा को पुतिन ब्रेक कर देंगे और रूस अब दुनिया में अपनी मर्जी से चलेगा, ना कि किसी की धमकी से डरेगा। आज जब पुतिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो यूरोप से लेकर अमेरिका को यह मैसेज प्रतीकों में भी दे दिया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भाषण के लिए बनाए गए स्टूडियो में बैकग्राउंड में जो रूस का नक्शा लगाया गया है, उसमें पुतिन ने जबरदस्त मैसेजिंग की है। अगर इसे ध्यान से देखें तो नक्शे में सिर्फ क्रीमिया ही नहीं बल्कि यूक्रेन के 4 पूर्वी इलाके डोनेट्स्क, लुहांस्क, जापोरेजिया और खेरसोन भी दिखाई दिए हैं। इन इलाकों को रूस ने साल 2022 में अपने साथ जोड़ने का दावा किया था। हालांकि रूसी सेना अभी तक इन सभी क्षेत्रों पर पूरी तरह से कब्जा नहीं कर पाई है। इसके बावजूद पुतिन ने इन्हें रूस का हिस्सा बताया है। टीवी सेट पर इन इलाकों को दिखाना यह संकेत देता है कि क्रेमलिन इन क्षेत्रों पर अपना दावा छोड़ने के मूड में नहीं है। शांति समझौते की बातचीत में जमीन का मुद्दा सबसे बड़ा विवाद बना हुआ है और पुतिन का यह इशारा बताता है कि इस पर रूस फिलहाल कोई समझौता करने को तैयार नहीं है और यूरोप को किसी हाल में बख्शने को भी तैयार नहीं है। सभी को लगा था कि वे रूस को थोड़े ही समय में नष्ट कर देंगे, उसे बर्बाद कर देंगे और यूरोपीय सुअर तुरंत इस काम में पूर्व अमेरिकी प्रशासन की मदद करने के लिए जुट गए। वे हमारे देश के पतन से लाभ उठाने की उम्मीद कर रहे थे। बीते ऐतिहासिक काल में जो खोया था उसे वापस पाने और बदला लेने की कोशिश कर रहे थे। जैसा कि आप सभी के सामने स्पष्ट हो गया है, रूस के प्रति ये सभी प्रयास और ये सभी विनाशकारी योजनाएं पूरी तरह विफल रही। पुतिन का मैसेज ज़ेलेंस्की को भी क्लियर है और यूरोप को भी।
जिसका पुतिन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लुहांस्क, डोनेस्क, ज़ापोरिज़िया और खेरसॉन को रूस में दिखाकर इन सबको इशारा भी दे दिया है। सच तो यह है कि पुतिन लुहांस्क 100% छीन चुके हैं, 90% डोनेस्क कब्जा कर चुके हैं, ज़ापोरिज़िया में कब्जा लगातार बढ़ रहा है, खेरसॉन पर भी कब्जे का दावा है। जैसे ही हमारी सेनाओं ने कुर्श क्षेत्र से दुश्मन को खदेड़ दिया, सामरिक पहल पूरी तरह से रूसी सशस्त्र बलों के हाथों में आ गई। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि हमारी सेनाएं संपर्क रेखा के पार लगातार आगे बढ़ रही हैं। कुछ क्षेत्रों में तेजी गति से तो कुछ में धीमी गति से, लेकिन दुश्मन सभी क्षेत्रों में पीछे हट रहा है। ज़ेलेंस्की चाहे तो रूस को इन इलाकों को सौंपकर और समझौता कर युद्ध को खत्म कर सकते हैं। क्योंकि पुतिन ने जो कब्जा कर लिया है वो अब ज़ेलेंस्की को देने वाले नहीं हैं और अब वो युद्ध को न्यूक्लियर वॉर तक भी ले जाने के मूड में दिख रहे हैं। उसकी वजह रूस का न्यूक्लियर मिसाइल तैनात करने का फैसला है। रूस ने अपनी मॉडर्न परमाणु क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल ओरेश्निक को बेलारूस में तैनात कर दिया है। मिसाइलों की तादाद कितनी है या उनकी तैनाती कहां है, उससे जुड़ी जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह दावा किया है कि रूस की मिसाइल ओरेश्निक बेलारूस में खड़ी कर दी। संघर्ष बढ़ने के हालात में पश्चिमी रूस में कई दसियों हजार सशस्त्र बलों को नामित किया गया है, जिन्हें युद्ध के दूसरे चरण में तुरंत युद्ध में उतार दिया जाएगा। बेलारूस सबसे पहले आगे बढ़ेगा, हमें जवाबी कार्रवाई करनी होगी, फिर रूस हमारा समर्थन करे। यही हमारी सैन्य तैनाती का बेस है, जिसमें वे सभी परमाणु हथियार भी शामिल हैं जो बेलारूस को वापस मिल गए हैं। इसके अलावा ग्रिम चौकियों को ओरोस्टिक मिसाइल प्रणाली से लैस किया गया है। यह कल से हमारे पास है और युद्ध में शामिल होने जा रही है। बेलारूस लंबे समय से मॉस्को का सबसे करीबी साथी रहा है। 2022 में यूक्रेन पर रूस के हमले के दौरान भी बेलारूस की जमीन से रूस ने सैन्य ऑपरेशन चलाए थे। इस युद्ध में बेलारूस ने रूसी सेना को खाना पानी, कपड़े और तमाम तरह की हेल्प की थी। हालांकि उसने अपने सैनिक सीधे तौर पर युद्ध में नहीं उतारे थे, लेकिन अब बेलारूस ने जिस तरह से रूस का साथ देने का फैसला लिया है, इससे लगता नहीं है कि रूस यूक्रेन वॉर रुकने वाला है और ओरेश्निक मिसाइल का इस्तेमाल करने का फैसला कर यूरोप, अमेरिका तक को चुनौती दे दी है। बेलारूस में खड़ी की गई ओरेश्निक मिसाइल वही मिसाइल है जिसका इस्तेमाल नवंबर 2024 में यूक्रेन के दिनीप्रो शहर में एक डिफेंस फैक्ट्री से जुड़े ठिकाने पर किया गया था और पुतिन ने ओरेश्निक को लेकर ही कहा था कि ओरेश्निक को रोक पाना असंभव है। बेलारूस में ओरेश्निक तैनात हो गई है और परमाणु क्षमता से लैस है, जिसकी मारक क्षमता को रोक पाना आसान नहीं है। ऐसे में अगर युद्ध आगे बढ़ा और तेज हुआ तो पुतिन न्यूक्लियर वॉर तक भी जा सकते हैं।